हाय अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम शकील अहमद है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, इस तरह सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप किया जाता है, उनके लिए जो लैंग्वेजेस की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, उन लैंग्वेजेस को समझेंगे। इसी तरह लैंग्वेज की टाइप्स होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल। तो उन लैंग्वेजेस को समझेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम इन सॉफ्टवेयर्स को माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे जो रहते हुए यूज़ डेवलप करते हैं, तो वो डॉट नेट फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और इसके कितने वर्जन्स आ चुके हैं अब तक, क्या क्या फीचर्स हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। ठीक है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ये डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम CLR, CLS, CTS डिस्कस करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क के इंजन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। इसी तरीके से क्लास लाइब्रेरीज़ क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है विजुअल स्टूडियो, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने लेसन का स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि आज के क्लास में हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जिनका क्लियर होना बिफोर प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हम प्रोग्रामिंग की तरफ आसानी से जा सकें। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इन टेक्निकल मतलब क्या क्या प्रोग्रामिंग के दौरान इश्यूज आ सकते हैं, और उससे पहले इन टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली इन टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये कुछ मेन टॉपिक्स है जिनका पहले क्लियर होना लाजमी है कि हम प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज करते हैं वो लैंग्वेज बेसिकली किस टाइप की है। ठीक है, किस टाइप का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिलसिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं। बेसिकली कंप्यूटर को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर, सेकंड इज हार्डवेयर, और यू कैन से फर्स्ट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज अ सेकंड वन। तो इस क्लास में हम हार्डवेयर तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली सॉफ्टवेयर का टॉपिक है हमारा, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही कोर्स है, तो हम सॉफ्टवेयर को ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर को हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इस किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और इसके रिलेटेड डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर इज अ जनरल टर्म फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट computers and related devices. In other statement, general senses, it is a set of instruction or programs instructing a computer to do specific tasks. यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिए गए हों कंप्यूटर को। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम कोई इंस्ट्रक्शन और टास्क कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर की भी एक ज़बान है जिसमें वो अंडरस्टैंड करता है। तो वो जो ज़बान है वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 1 और 0 की ज़बान है। ठीक है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम जो कोड कर रहे होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में किस तरह जाता है, या हम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कैसे कोड करें, या इसको इंस्ट्रक्शन कैसे पास की जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम पास कर रहे होते हैं इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में की जाती है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और उससे जो आउटपुट आता है, बेसिकली वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है डेस्कटॉप और विंडोज़ एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि हमारे पीसी में इंस्टॉल होता है और हम नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, इस तरह की चीज़ें। वेब और इंटरनेट एप्लीकेशन जो कि हम ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एप्लीकेशन जो वेब बेस्ड होती हैं ब्राउज़र के थ्रू एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कंसोल एप्लीकेशन जो कि ब्लैक स्क्रीन एप्लीकेशन है, इनका कोई यूआई नहीं होता, यूआई मींस ब्लैक ही होता है, लाइक ड्राइवर आप कह सकते हो। इसके अलावा अदर एप्लीकेशंस आल्सो इज अवेलेबल इन मार्केट विच यू कैन यूज इन
some sort of specific task. Okay, now second one is pocket PC. Pocket PC is मोबाइल एप्लीकेशन. आजकल आप देख रहे हैं iOS है, एंड्रॉयड है, इसी तरीके से सैम्बियन है, ब्लैकबेरी है, कई किस्म की एप्लीकेशंस है, विंडोज़ एप्लीकेशन है, विंडोज़ मोबाइल एप्लीकेशन है. तो ये तमाम की तमाम एप्लीकेशंस के एक टाइप है. ठीक है, इसी तरीके से ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की एप्लीकेशन होती है. ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है. बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं. ठीक है, इसी तरह हम API और वेब सर्विस भी क्रिएट करते हैं. इसको भी हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की एक टाइप्स है. ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की. ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं. और ये सब चीज़ें हम डॉट नेट में बना सकते हैं. आगे चल के हम पढ़ेंगे कि डॉट नेट क्या है. ठीक है. अच्छा, ये देखें आप, ये है डेस्कटॉप स्क्रीन, विंडोज़ एप्लीकेशन. इस किस्म की स्क्रीन्स जो कि हमें PC पे इंस्टॉल करना पड़े, वो डेस्कटॉप या विंडोज़ एप्लीकेशन कहलाती है. इसी तरीके से ये है वेब एप्लीकेशन जो कि ब्राउज़र बेस्ड है. ठीक है, हम एक URL पाथ पुट करते हैं और उसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि हमें PC में इंस्टॉल नहीं करना होता. इसी तरीके से कंसोल एप्लीकेशन ब्लैक स्क्रीन है. ठीक है, बाज़ औक़ात कमांड प्रॉम्प्ट और इस तरह की चीज़ें, पुराने वक्तों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था. आजकल तो UI का दौर है, तो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं UI पे. बट ये भी अभी भी यूज़ होता है बाज़ औक़ात कमांड प्रॉम्प्ट. इसके अलावा नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस में, इसके अलावा सिस्को राउटिंग वगैरह में भी इसका जो है अमल दखल है काफ़ी. इसी तरीके से ड्राइवर्स की जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कंसोल एप्लीकेशन से कर सकते हैं. तो इस टाइप की एप्लीकेशन में कंसोल का यूज़ होता है. इसी तरीके से पॉकेट PC या मोबाइल एप्लीकेशंस भी एक सॉफ्टवेयर की टाइप हैं. तो इस टाइप की एप्लीकेशन आपके सामने नज़र आ रही है जो कि मोबाइल पे चलें, वो मोबाइल एप्लीकेशन कहलाती हैं या मोबाइल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. तो ये इस टाइप की एप्लीकेशंस हो सकती हैं. ठीक है, इसी तरीके से ERP कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जो भी उसके यूनिट्स होते हैं या उसकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो कहलाता है, जो उन्होंने कस्टमाइज डिज़ाइन करवाया होता है, तो उस किस्म के सॉफ्टवेयर्स को हम ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो. ठीक है, इसी तरीके से ये तमाम तो हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स डिस्कस कर ली. ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर किसी न किसी टूल पे, किसी न किसी लैंग्वेज पे डेवलप हुआ होगा. ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है या कंप्यूटर जो ज़बान समझता है, वो तो बाइनरी है. ठीक है ना, 1-0 की ज़बान समझता है. और हमें 1-0 की ज़बान आती नहीं है. तो कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको दो तरह की लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, सबसे पहले तो एक बाइनरी लैंग्वेज में. इसी तरह लैंग्वेज की दो कैटेगरीज जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है. लैंग्वेज की दो कैटेगरी जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, एक तो है बाइनरी लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, वो लैंग्वेज ये भी काफ़ी कम्प्लेक्स होती है असेंबली, जो कि मशीन से रिलेटेड है. मतलब लो लेवल लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज, नियर टू द मशीन. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड मशीन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन. इस किस्म की लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में लाइक किया जाता है. इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, जैसे कि C++, जावा, VB, C# एक्सेट्रा. ये वो लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश के टर्म्स यूज़ होते हैं. इसी तरीके से ह्यूमन आसानी से समझ सकता है. फॉर, इफ़, एल्स की कंडीशंस हैं, वाइल का लूप है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि उस ह्यूमन आसानी से समझ सकता है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. लो लेवल लैंग्वेज तो समझ आ गया, 1-0 की ज़बान है, बाइनरी, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. अब हम आगे हाई लेवल की कैटेगरीज देखते हैं. अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज में 3 कैटेगरीज हैं. एक तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाती है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है. ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज बेसिक, पास्कल, सी, कोबाल एक्सेट्रा, ये लैंग्वेजेस जो पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, इन्हें हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, VB6 हम ऑब्जेक्ट बेस्ड कहते हैं, और इन तरह की लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं. अच्छा, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? दैट फॉलोज इन ऑर्डर अ सेट ऑफ कमांड्स. एग्जाम्पल बेसिक, सी, फोर्टन एंड पास्कल.
यानी कि सेट ऑफ कमांड्स का जो पैटर्न होता है ना, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाता है। हमें कोई भी काम करना हो, मल्टीपल रिपीटिशन होगी, हर बार उसे ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है, हर बार उस सेट ऑफ कमांड्स को फॉलो करना होगा, जब वो जाके कोई एक्शन परफॉर्म होगा। इस किस्म की लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि प्रोसीजर बनता रहे, सेट ऑफ कमांड बनता रहे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कि आप क्लास तो क्रिएट कर सकते हो बट उसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट क्रिएट अ हायरार्की ऑफ क्लासेस, ओके, मीन्स यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट बट यू कैन नॉट यूज दिस ऑब्जेक्ट इन अदर क्लासेस। सो इट मीन्स व्हेनेवर यू नीड एनी ऑब्जेक्ट, जब कभी आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आप उसको दोबारा से क्रिएट करोगे, तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को उसका रीयूज नहीं कर सकते। इस किस्म के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं, वो मेन फीचर्स मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। जो भी लैंग्वेज इन फीचर्स पे लाई करता है या जिस लैंग्वेज के अंदर ये फीचर्स हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती हैं। सबसे पहला फीचर, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज: डाटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डायनेमिक बाइंडिंग्स। लाइक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम अपना डाटा इनकैप्सुलेट या हाइड कर सकें, लॉजिक हाइड कर सकें, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, लाइक हम उसका मल्टीपल यूज़ कर सकें, ठीक है, उसको उसके अंदर चेंज कर सकें, एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ कर सकें। इनहेरिटेंस मतलब हम उसे एक बार डिफाइन करके मल्टी स्पेस पे यूज़ कर सकें, मल्टी ऑब्जेक्ट पे यूज़ कर सकें, या जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है हम उसका रीयूज़ कर सकें, रन टाइम, डायनेमिक बाइंडिंग करवा सके। इस किस्म के फीचर जिस लैंग्वेज में होंगे वो कहलाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इस पे लाई करता है सी, सबसे बेस्ट तो जावा है, फिर सी शार्प है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम, ये तो हुआ हमारा लैंग्वेज का टॉपिक, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क पे हम आते हैं और इसको, .NET फ्रेमवर्क क्या है? .NET framework, basically a .NET framework, pronounced .NET, is a software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. .NET framework, जिसे हम अक्सर .NET भी कहते हैं, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ज़्यादातर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर रन होता है। अच्छा, क्या है इसके मेजर कंपोनेंट्स? इसके मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो बेस करते हैं CLR, यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये क्या है, हम आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसी तरीके से कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS, CTS कॉमन लैंग्वेज सिस्टम CTS, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCL, ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। बेसिकली रन टाइम एक इंजन है, ठीक है, और एज अ इंटरफेस यूज हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड .NET की एप्लीकेशन के दरमियान, ठीक है। और ये इंजन लोड करता है इंटरमीडिएट कोड को एंड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और मेमोरी भी मैनेज करता है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडल करता है। विदाउट CLR वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन, ठीक है। तो CLR क्या करता है? बेसिकली CLR एक इंजन है जो कि एज अ इंटरफेस यूज हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड .NET एप्लीकेशन के दरमियान। और ड्यूरिंग दिस इन्वायरमेंट, और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अपने इंटरमीडिएट कोड को लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट होती है, इसी तरीके से एक्सेप्शन की हैंडलिंग भी होती है। और विदाउट CLR हम जो है कोई एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। बेसिकली नाम से जाहिर है लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कॉमन, यानी कि ये ज़्यादातर लैंग्वेज के सिंटैक्स के हवाले से इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। इसको कवर करता है when every language converted into intermediate language, that intermediate language is same for all language, it will be understandable by CLR, so CLR will be having its own CLS। लाइक यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी
कोई लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस कन्वर्ट होते हैं और वो कन्वर्ट होकर इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट में आते हैं, तो वो जो फॉर्मेट होता है तमाम लैंग्वेजेस के लिए ये फॉर्मेट तो सेम हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मेट है या लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है ये CLR का अपना है, जो कि CLR इसको अंडरस्टैंड करता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये CLR का अपना लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस है। लाइक देखें एग्जाम्पल, C# का स्टेटमेंट हम इस तरह लिखते हैं और टर्मिनेट करते हैं, ये C# का स्टेटमेंट सिंटैक्स है। VB.NET का सिंटैक्स क्या है कि आपको उसमें केस सेंसिटिव नहीं देखना, इसी तरीके से टर्मिनेटर नहीं देखना, तो ये इसका अपना सिंटैक्स रूल है। लेकिन जब ये दोनों की दोनों प्रोग्राम्स कन्वर्ट होके CLR के पास आते हैं, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में आते हैं, तो ये एक फॉर्मेट में आ जाता है जो कि CLR इसको इजी अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये जो लैंग्वेज के हवाले से हुआ, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। इसी तरीके से टाइप स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं कि डाटा किस फॉर्मेट का है, क्या है। तो इसी तरीके से कॉमन टाइप सिस्टम क्या करता है, ये डील करता है डाटा टाइप्स को। CLR can understand all language data types because it has its own data type CLS. Example, C#.NET having integer int, okay, and VB.NET having integer, but CTS means CLR data types having int32. So इसका अपना एक कॉमन डाटा टाइप है जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट डाटा टाइप्स को, ठीक है, डाटा टाइप के सिंटैक्स को या डाटा टाइप्स को एक कॉमन डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका अपना कॉमन टाइप सिस्टम है, ये कॉमन डाटा टाइप सिस्टम, ठीक है। तो ये CTS कहलाता है। बेसिकली CR के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो पहले हायरार्की क्या बनी, व्हाट इज CLR, CLR हमने समझ लिया, ठीक है। CLR के सबसेट क्या है, CLS जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डील करता है सिंटैक्सेस के हवाले से, और इसी का दूसरा सबसेट क्या है, कॉमन CTS कॉमन टाइप सिस्टम जो कि टाइप्स को डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये CLR का बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अगर हमने यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या जो भी जो इन्होंने फ्रेमवर्क दिया है, उसमें एक कोड है C# का, एक VB का, एक G# का, और इनका अपना इंडिविजुअल कंपाइलर है। और जब ये कंपाइल होके एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो देन बारी आती है या देन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज या कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो CLR के पास जाता है, ठीक है। CLR का इंजन इसका क्या करता है, इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में। तो ये इंजन है इसका कि सबसे पहले सेपरेट जो लैंग्वेजेस हैं उनके अपने कंपाइलर ने एक कोड जनरेट किया, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जनरेट की इंटरमीडिएट लैंग्वेज। वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज CLR ने रीड किया और उसको इसने कंपाइल करके प्रोसेस करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट.NET फ्रेमवर्क का, ठीक है। इसी तरीके से आगे है FCL फ्रेमवर्क। लाइब्रेरीज क्या है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज हैं एंड डाटा टाइप्स हैं जो कि हम .NET की एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमें कोई फाइल राइट करवानी है, डाटाबेस का एक्सेस करवाना है, कोई XML प्रोसेस करवाना है, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कोई काम करवाना है, या वेब सर्विस कॉल करनी है, या वेब सर्विस बनानी है, तो उनके लिए हमें क्लासेस या कोड दोबारा नहीं लिखना। कुछ ऐसे काम हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड कर दिया बिल्ट इन। जैसे डेटाबेस का जब हमें काम करवाना हो तो हमें स्क्रैच से कोड नहीं लिखना कि कनेक्शन को किस तरह पास करवाया जाए, कनेक्शन कैसे बनाई जाए एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के दरमियान। इन्होंने सेट ऑफ लाइब्रेरीज दे दी हैं, हमें उनका यूज़ करते हुए सिर्फ अपना कनेक्शन पास करना होता है, कनेक्शन वेरिएबल या कनेक्शन का पाथ पास करना होता है, सर्वर का नाम बताना होता है, और इसके बैक एंड पे पूरा प्रोसेस खुद कर देता है और हमें कनेक्शन जनरेट करके देता है। हमें ये नहीं करना कि कनेक्शन कैसे जनरेट करवाना है, क्या करवाना है, हमें सिर्फ उस लाइब्रेरी को एक जो है उस लाइब्रेरी के अंदर के जो उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए उसके जो मेथड्स हैं उसमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं और वो आराम से ये काम कर देता है। तो बेसिकली इन्होंने बड़े बड़े काम के लिए लाइब्रेरीज बना के दे दी हैं जो कि हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को हम
यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो की IDE में। ठीक है, विजुअल स्टूडियो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है, ठीक है, और ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है डेवलपर्स के लिए। यहाँ डेवलपर विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है, वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है, वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकता है ठीक है, और ऐसी एप्लीकेशन जो .NET को सपोर्ट्स करती हैं, ये एप्लीकेशन वहाँ पे रन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई मसला क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, इंटरफेस ऑफ .NET टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो विजुअल स्टूडियो है, ये एक इंटरफेस है ना, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप कोड करो, डिबग करो, एक्सेप्शनल देखो, डिप्लॉय करो, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके वर्जन्स हैं, फ्रेमवर्क हैं। सबसे पहले ये 2001 में आया था, फिर 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, फिर 2013 में फ्रेमवर्क 4.51 आया, 2015 में, 2015 में 4.6 आए। एंड इंस्टॉलेशन कैसे होती है इसकी? इंस्टॉलेशन बेसिकली अभी मैंने विजुअल स्टूडियो 2012 किया है, आप इसको देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं विजुअल स्टूडियो 2017 की इंस्टॉलेशन बता दूंगा, तो आप अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वो कर लें। बेसिकली अभी जो हम काम करेंगे वो दोनों के लिए सेम होगा। बेसिकली हम जो काम करने जा रहे हैं अभी, विंडोज़ एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं, बेसिकली डाटा टाइप प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, तो आप 2012 में करो या 2017 में करो या 15 में, ये इंटरफेसेस जो हैं सेम होंगे। हमारा कॉन्सेप्ट लेने के लिए हमें कुछ ज़्यादा फीचर यूज़ नहीं करने, हमारा जो काम है वो 2012 में भी अभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन है कि आप ये फाइल जो मैंने पाथ दिया हुआ यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और पहला ऑप्शन ये आएगा, इस पे एग्री करें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद ये सारे ऑप्शंस पे सेलेक्ट ऑल लगाकर नेक्स्ट करें, इंस्टॉल। फिर आपको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लॉन्च कर दें। लॉन्च करने के बाद ये विंडो आएगी, यहाँ से आप जनरल डेवलपमेंट सेटिंग क्लिक करके स्टार्ट विजुअल स्टूडियो कर दें। ठीक है, और आपका सॉफ्टवेयर, आपका विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब उस पर हम किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और आगे किस तरह से चलते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए, हाँ, आज का हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। मतलब उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम जो सीखने जा रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं है, तो ये हमें समझना है। अब उसको सीखने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स द डोर टू न्यू करियर इज क्लोज एट हैंड, software house, web house, organization, and etc. As you can work as freelancer also, like odesk.com, freelancer, elance, etc. इसी तरीके से जो यहाँ पाकिस्तान में एवरेज पे स्केल है डेवलपर का, इंटर्नी 8 से 10,000 में स्टार्ट करता है। ठीक है, और फिर वो किस तरीके से दिल लगा कर काम करता है और मेहनत करता है, उसके बाद अपने आप को प्रूफ करवाने के बाद वो एक प्रॉपर जूनियर डेवलपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जूनियर वेब डेवलपर जो 10 से 12 से स्टार्ट होता है, आफ्टर 6 मंथ उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अगर अपने आप को उसने प्रूव कर दिया तो 20,000 तक एक ऑन एन एवरेज सैलरी है पाकिस्तान में इस वक्त। इसी तरीके से 1 साल बाद जो है ऑलमोस्ट डबल पे वो आ जाता है 30,000। बट फॉर नॉर्मल वेब डेवलपर who has having 2 or 3 year experience almost, then his salary is starting from 30,000, after 6 months is 50,000, after 1 year is 40,000. But it depends on the skill set, or it depends on the weight of this web developer. This is average pay scale. This may varies according to market situation, from person to person ability, and also vary from company to company. And thank you. This is presented by Shakil Ahmed, technical lead.